राधे राधे दोस्तों, कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। कान्हा एजुकेशन आपके लिए दोस्तों बीएसटीसी शिक्षण अभिरुचि 2019 का पेपर लेकर आया है और ये पेपर हम हल करेंगे दोस्तों। तो इसके अंदर 50 प्रश्न है दोस्तों। आप क्लास को पूरी देखें क्योंकि 2019 से दोस्तों 2023 चल रहा है, यानी कि लगातार 4 पेपर कार्यालय विभाग पंजीयक शिक्षा विभाग है दोस्तों बीकानेर वो ले रहा है। तो 2019 से आपका पेपर वो ले रहा है। तो दोस्तों इसके प्रश्न देने का तरीका क्या है, तो ये ध्यान से देखें दोस्तों और समझे प्रश्न को। तो इसके लिए आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहे और पूरी क्लास को देखें दोस्तों। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि यदि किसी कक्षा में छात्र मादक द्रव्य का सेवन करते पाए जाते हैं तब शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों। आप कक्षा के अंदर जाते हो दोस्तों और कक्षा के अंदर एक बालक दोस्तों मादक द्रव्य पदार्थ क्या है दोस्तों, मादक द्रव्य पदार्थ यानी कि नशीले चीजों की क्या है दोस्तों सेवन करता है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, नशीले चीजों की दोस्तों एक तो सेवन कर रहा है बालक, तो आपको क्या करना चाहिए, नशीले वस्तुओं का बालक सेवन कर रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, पुलिस को सूचित करना, प्रधानाध्यापक को सूचित करना, उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए, उन्हें दंडित करना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो उत्तर है वो सी सही है, क्योंकि उन्हें उचित परामर्श प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, यदि एक कक्षा के अंदर कोई बालक नशीले वस्तुओं का सेवन करता है तो एक शिक्षक होने के नाते दोस्तों आपको उससे उचित परामर्श यानी कि उससे नशीले वस्तु से होने वाले जो भी हानिकारक चीजें हैं वो बतानी चाहिए, उसके दोष बताने चाहिए और उसको सेवन ना करने के जो फायदे हैं वो बताने चाहिए आपको। तो क्या होगा दोस्तों, उचित परामर्श देना चाहिए। उचित परामर्श हो दोस्तों वो देना चाहिए। विकल्प आपका दोस्तों सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि छात्रों की अभिवृत्ति के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धति है दोस्तों। जो छात्रों की बढ़ोतरी होती है मूल्यांकन के अंदर दोस्तों, यह बढ़ोतरी के लिए कौन सी पद्धति है, वो पद्धति है दोस्तों प्रचलित है स्व प्रगति सूची या अभिवृत्ति का पैमाना, सर्वेक्षण साक्षात्कार, जीवन संबंधी और निबंधात्मक पद्धति, प्रोक्स अवलोकन दोस्तों। तो विकल्प ए देखिए यह आपका सही है कि जो स्व प्रगति है यानी कि छात्रों की अभिवृत्ति, जो छात्र के अंदर दोस्तों बढ़ोतरी हो रही है ज्ञान को लेकर दोस्तों, वो क्या है, एक स्व प्रगति सूची है। अभिवृत्ति का पैमाना है दोस्तों, क्या है, अभिवृत्ति यानी कि बढ़ोतरी का एक पैमाना है स्व गति से दोस्तों। तो विकल्प ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षक अभिभावक सभा में आप कैसा व्यवहार करेंगे दोस्तों। जो शिक्षक अभिभावक है दोस्तों, इस शिक्षक अभिभावक सभा में आप कैसा व्यवहार करेंगे दोस्तों। स्कूल के अंदर दोस्तों स्कूल पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। स्कूल के अंदर टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग होती है। एक तरफ शिक्षक बैठते हैं और एक तरफ अध्यापक बैठते हैं। अध्यापक तो बैठती है एक तरफ क्या बैठते हैं दोस्तों, अभिभावक बैठते हैं बालक के दोस्तों। तो शिक्षक अभिभावक सभा में आप कैसे व्यवहार करेंगे, अभिभावकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देंगे, बच्चे की योग्यता और कमजोरी पर विचार विमर्श करेंगे, उन्हें दूसरे विषयों से परिचित कराएंगे, अभिभावकों से बातचीत करने से बचने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो विकल्प बी देखिए कि बच्चे की योग्यता क्या है, बच्चे के अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, उसकी शिक्षा के अंदर कितनी प्रगति हुई है यह बताना है। साथ ही साथ बच्चे की कौन सी विषय में कमजोरी है और क्या कमजोरी है उस पर बातचीत करनी है। यानी कि जो बच्चे की योग्यता है और जो कमजोरी है उस पर अभिभावक के साथ क्या करना दोस्तों, विचार विमर्श करना है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक के किन लक्षणों के कारण बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते दोस्तों। शिक्षक के कौन से लक्षण हैं, उन लक्षण के कारण बच्चे उस शिक्षक को पसंद नहीं करते दोस्तों। विषय वस्तु को अनदेखा करना, अनुचित्य और पक्षपातवाद, बच्चों से अवांछित भाग, चिड़चिड़ा और बुरा व्यवहार दोस्तों। शिक्षक का यदि चिड़चिड़ा और बुरा व्यवहार है तो उस गुण के कारण, उस लक्षण के कारण बच्चे दोस्तों क्या है,
उस शिक्षक को पसंद नहीं करते हैं। विकल्प आपका डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं दोस्तों, यानी कि वे शिक्षक, वे अध्यापक गण जो कक्षा के अंदर पढ़ाने के लिए दोस्तों क्या है, उत्सुक रहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं कक्षा में जाऊं और बालकों को फटाफट पढ़ा दूं, तब चैन मिले मेरे मन को। तो वे अध्यापक दोस्तों क्या है, छात्र के ध्यान को कायम रखने के लिए साधारण रूप से नाट्य कला का सहारा लेते हैं, सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करते हैं, विषयों में अक्सर दक्षता में कमी दर्शाते हैं, उपयुक्त सभी दोस्तों। तो इसका विकल्प भी देखिए दोस्तों कि वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, वो सीखने सिखाने की जो पद्धति है दोस्तों, यानी कि सीखने और सिखाने की जो पद्धति है, उस पद्धति के अंदर दोस्तों क्या करते हैं, छात्रों को भी सम्मिलित करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विद्यालयों में परिवेश शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि जो विद्यालय के अंदर है दोस्तों, इस विद्यालय के अंदर दोस्तों परिवेश शिक्षा प्रदान करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों परिवेश की बात करूं तो दोस्तों परिवेश का अर्थ होता है कि हमारे चारों ओर जो वस्तु है, वातावरण है, वो है दोस्तों हमारे चारों ओर क्या है दोस्तों, वातावरण है। वो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है दोस्तों, वो है चारों ओर का जो वातावरण है वो परिवेश मान लो दोस्तों। क्या है, परिवेश, यानी कि हमारे चारों ओर का जो आवेश है, परिवेश है, वो है दोस्तों। तो विद्यालयों में परिवेश शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि यह वातावरण के प्रदूषण को प्रभावित करेगी, जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगी। हम लोग वातावरण से पलायन नहीं कर सकते दोस्तों। क्या है, परिवेश का अर्थ मैंने कहा कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो परिवेश है, और हम क्या है दोस्तों, इस परिवेश से, इस वातावरण से क्या है दोस्तों, पलायन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, पलायन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ हमारा संपर्क जन्म से लेकर दोस्तों मृत्यु तक चलता है। तो हम इससे दूर नहीं भाग सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमें विद्यालयों के अंदर दोस्तों परिवेश शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि प्रारंभिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षिका होती है क्योंकि जो प्रारंभिक स्तर है उस स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षिका होती है क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं, वे कम वेतन लेकर काम करने को तैयार रहती है, इस पेशे में उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अन्य पेशों में काम करने के अवसर कम मिलते हैं दोस्तों। तो जो प्रारंभिक स्तर पर दोस्तों जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं शिक्षक के लिए क्या है दोस्तों, आवश्यक है, बेहतर शिक्षिका हो सकती है क्योंकि वो धैर्य पूर्वक रहती है। क्या रहती है दोस्तों, धैर्य पूर्वक व्यवहार करती है। क्या करती है दोस्तों, धैर्य पूर्वक व्यवहार करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, एक जो शिक्षक होता है, शिक्षिका धैर्य पूर्वक महिला व्यवहार करते हैं, और शिक्षक दोस्तों जो अध्यापक है वो क्या है दोस्तों, पुरुष अध्यापक धैर्य पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकता है दोस्तों। तो विकल्प ए सही है आपका। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का लाभ है ताकि वे, आप विद्यालय के अंदर जाएंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके बाद बालकों को आप गृह कार्य देंगे, तो उस गृह कार्य को देने के जो लाभ है वो लाभ क्या है वो बताना है। घर पर व्यस्त रहें, घर पर पढ़े, अपनी प्रगति पर ध्यान दें, स्वाध्याय की आदत का विकास करें। तो क्या है दोस्तों, जो गृह कार्य देंगे उस गृह कार्य से जो लाभ होगा उससे बालक क्या करेगा दोस्तों, स्वाध्याय पर ध्यान देगा। किस पर दोस्तों, स्वाध्याय पर ध्यान देगा, और स्वाध्याय की जो आदत है उस आदत को क्या करेगा दोस्तों, विकसित करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आप कक्षा में अधिक छात्रों का भाग लेना सुनिश्चित करना चाहते हैं दोस्तों। आप एक कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हो दोस्तों, तो इस कक्षा के अंदर क्या है कि आप अधिक से अधिक बालकों को सम्मिलित करना चाहते हो। जैसे कि आप दोस्तों एक कक्षा ले रहे हो और उस कक्षा के अंदर 40 बालक हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी विद्यालय के अंदर जो अन्य कक्षा है उस कक्षा के भी बालक इस कक्षा के अंदर आकर बैठे। हमें जो आपकी ये क्लास है, जो आप जिस विषय पर क्लास ले रहे हो दोस्तों, उस क्लास के अंदर अन्य कक्षा के भी बालक आकर बैठे। ये जो 40 संख्या है
या 40 क्या है दोस्तों 100 हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों आप कौन सी शिक्षण कराने के तरीके को अपनाएंगे दोस्तों? प्रदर्शन, चर्चा, प्रवचन, भूमिका खेल। तो दोस्तों कौन सा तरीका अपनाओगे जिससे ये बालक 40 से 100 हो जाएंगे दोस्तों? तो उसके लिए क्या अपनाना? चर्चा का तरीका अपनाना। यानी कि आप किसी टॉपिक को लेकर दोस्तों चर्चा करोगे बालक से आप पूछोगे, बातचीत करोगे तो बालक जवाब देगा, बालक आपसे पूछेगा, आप उसका जवाब दोगे, फिर बालक से आप पूछोगे, तो क्या एक चर्चा करोगे किसी टॉपिक को लेकर दोस्तों, तो बालक खुलकर जवाब देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है, इससे बालक और एक शिक्षक के मध्य जो व्यवहार है वो भी क्या होगा दोस्तों? घनिष्ठ व्यवहार होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर भी है। अगला हमारा प्रश्न है कि बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है दोस्तों। जो एक बालक है दोस्तों, इस बालक का सामाजिक विकास सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी कहाँ होगा दोस्तों? जो बालक का विकास है दोस्तों वो सबसे ज्यादा तीव्र यानी कि जल्दी कहाँ होगा, तो यह बताना है हमें दोस्तों। तो एक बालक है, उस बालक का दोस्तों जो सबसे ज्यादा विकास है दोस्तों, इस विकास की बात करूं, तीव्र की बात करूं दोस्तों, बालक के विकास की दोस्तों, तो जो बालक का विकास है दोस्तों, वो बालक का विकास तीव्र दोस्तों एक परिवार के अंदर होगा। और परिवार भी कौन सा होना चाहिए दोस्तों? वो परिवार संयुक्त परिवार होना चाहिए। कौन सा परिवार दोस्तों? यदि संयुक्त परिवार होगा तो बालक के अंदर जो विकास है, जो सामाजिक विकास है दोस्तों, यह सामाजिक विकास क्या होगा? तीव्र होगा, तीव्र होगा। संयुक्त परिवार में इसलिए तीव्र होगा क्योंकि दोस्तों एक तो बालक के क्या होंगे? माता पिता होंगे, माता पिता के साथ साथ उसके दादा दादी होंगे। कौन होंगे दोस्तों? दादा दादी होंगे। दादा दादी के साथ साथ उसके चाचा होंगे, चाची होंगे, और भी दादा दादी के परिवार वाले होंगे। तो यानी कि संयुक्त परिवार के अंदर दोस्तों लगभग 18 से 20 लोग रहते हैं। यदि एक बालक 18 से 20 लोगों के संपर्क में रहता है दोस्तों, तो उस बालक के अंदर जो सामाजिक विकास है वो तीव्र गति से होता है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो भी है संयुक्त परिवार। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ विद्यार्थियों ने आपको शुभकामनाएं कार्ड भेजे दोस्तों। शिक्षक दिवस के ऊपर दोस्तों कुछ विद्यार्थियों ने आपको क्या है? शुभकामना कार्ड भेजा है, शुभकामना कार्ड भेजा है कि मेरे गुरुजन शिक्षक दिवस पर आपको क्या है? मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और साथ ही साथ हम भगवान से, ईश्वर से कामना करते हैं कि आपसे कुशल रहे और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसा बना रहे। ऐसा कुछ कार्ड भेजते हैं शिक्षक दिवस पर आपके ऊपर दोस्तों। तो उस कार्ड को लेकर आप क्या करेंगे दोस्तों? ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप भी उन्हें कुछ कहेंगे दोस्तों या कुछ करेंगे? तो क्या करेंगे या कहेंगे ये विकल्प बताएगा, और उसके अनुसार जो सही उत्तर है वो देना है। कुछ भी नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, उन्हें पैसे बर्बाद करने से मना करेंगे, उन्हें परस्पर शुभकामनाएं आदान प्रदान करेंगे दोस्तों। तो क्या करना है? यदि कोई आपको शुभकामनाएं कार्ड भेजता है तो उन्हें क्या करना दोस्तों? धन्यवाद देना है। क्या देना दोस्तों? उसे धन्यवाद देना है। विकल्प भी आपका सही है कि उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बालकों को कोई पाठ पढ़ा रहे हो दोस्तों, और उस पाठ के अंदर ऐसी कोई चीज है जो बालकों को समझ में नहीं आ रही है, आप बार बार समझाते हो लेकिन फिर भी बालकों को समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे ये बताइए? उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे कि मैं तो आपको इतनी सरल भाषा में और इतना अच्छा बता रहा हूं फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, यह आपकी गलती है क्योंकि आप समझना नहीं चाहते इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करोगे? नहीं करना है। अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, अन्य विधि से भी और समझाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यदि किसी छात्र को कोई बात किसी टॉपिक को लेकर समझ में नहीं आ रहा है तो हमें उसे उदाहरण देना चाहिए। उदाहरण के साथ साथ दोस्तों सरल व सुगम्य, यानी कि एक तो सरल, सुगम्य यानी कि अच्छा शिक्षण देना चाहिए। क्या देना चाहिए दोस्तों? अच्छा शिक्षण।
क्या देना चाहिए दोस्तों, अच्छा शिक्षण देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उदाहरण देने चाहिए और साथ ही साथ सरल व अच्छा शिक्षण देना चाहिए। ठीक है, तो विकल्प आपका डी सही है। अगला प्रश्न है कि संप्रेषण है दोस्तों, जो संप्रेषण है वो क्या है दोस्तों, तो संप्रेषण की बात करूं दोस्तों तो संप्रेषण का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है दोस्तों, कि जो ज्ञान है किसी वस्तु को लेकर दोस्तों, उस ज्ञान को क्या है दोस्तों, आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। तो एक किसी वस्तु के ज्ञान को जो आदान प्रदान है दोस्तों, वो क्या है, एक कला है। क्या है दोस्तों, एक तो वो कला है हमारे पास किसी वस्तु को, जैसे मेरे पास आपके इस बीएसटीसी एग्जाम को पास करवाने के लिए जो ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं आपको दे रहा हूं, तो जो देने की मेरी कला है, जो तरीका है, वो क्या है, एक तो संप्रेषण है। जो ज्ञान दे रहा हूं वो तो संप्रेषण है, लेकिन जिस प्रकार से संप्रेषण दे रहा हूं वो क्या है दोस्तों, कला है। और जिस प्रकार से दे रहा हूं वो तो कला है, और जिसके माध्यम से दे रहा हूं वो क्या है दोस्तों, वो एक वैज्ञानिक सिस्टम है। क्या है दोस्तों, कंप्यूटर से दे रहा हूं, मोबाइल से दे रहा हूं, वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पर उपलब्ध करवा रहा हूं, और आप क्या है दोस्तों, मोबाइल से देख रहे हो, तो वो सुविधा है, वो सुविधा किसकी है दोस्तों, वो एक विज्ञान की सुविधा है। किसकी है दोस्तों, विज्ञान ने इसकी खोज की है और यह सुविधा बनी है। तो क्या है दोस्तों, ये विज्ञान की सुविधा होने के कारण संप्रेषण कला प्लस विज्ञान दोनों है। तो संप्रेषण क्या है दोस्तों, कला और विज्ञान है। विकल्प आपका डी सही है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है दोस्तों। जो एक शिक्षक है दोस्तों, उस शिक्षक के व्यवसाय के अंदर दोस्तों जो सफलता का मूल मंत्र है वो है। तो दोस्तों शिक्षक के लिए जो सफल व्यवसाय है दोस्तों, व्यवसाय को सफल बनाने के लिए जो सफल व्यवसाय सफलता प्राप्त करनी है, तो शिक्षक का व्यवसाय क्या होता है दोस्तों, बच्चों का ज्ञान देना। बच्चों को ज्ञान देने के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, व्यवसाय के अंदर दोस्तों शिक्षक का एक ही व्यवसाय है कि बालकों को पढ़ाना। अब बालकों को पढ़ाएंगे तो बालकों को ज्ञान देंगे, तो दोस्तों किस प्रकार से ज्ञान दे जिससे बालक पढ़े और आगे बढ़े और अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन में उपयोग ले उस ज्ञान को दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, ताकि वो अपने व्यवसाय के अंदर क्या हो दोस्तों, व्यवसाय के अंदर सफलता प्राप्त करें। क्या है दोस्तों, व्यवसाय के अंदर सफलता प्राप्त करें, या व्यवसाय का जो सफलता का मूल मंत्र है दोस्तों, वो मूल मंत्र है शिक्षक की क्या, अभिव्यक्ति, कि जो शिक्षक है वो अपने ज्ञान को किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है बालकों के पास, जिससे बालक ग्रहण करे। यदि अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करता है और बालकों के पास ज्ञान पहुंचता है और बालक ग्रहण करते हैं और बालक रुचि लेते हैं उस शिक्षक से पढ़ना दोस्तों, तो समझ लो कि जो शिक्षक है उसका व्यवसाय का जो सफलता का मूल मंत्र है वो सफल हो चुका है। तो हमारा जो विकल्प डी है कि उसमें अभिव्यक्ति करने की क्षमता होनी चाहिए, तो विकल्प आपका डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं दोस्तों। जो अनुशासन शब्द है दोस्तों, इस अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। तो दोस्तों अनुशासन का अर्थ होता है कि स्वतः ही नियमों का पालन करना, यानी कि स्वयं या स्वतः ही नियमों का क्या है दोस्तों, पालन करना, नियमों का पालन करना होता है स्व अनुशासन। ठीक है दोस्तों, स्व अनुशासन, अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि नियमों का पालन करना, दंड मिलने पर ही सही कार्य करना, स्वतः ही नियमों का पालन करना या सही ढंग से रहना। तो दोस्तों क्या है, स्वतः ही नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। क्या है दोस्तों, अनुशासन। अनुशासन का अर्थ होता है कि खुद पर शासन। क्या होता है दोस्तों, खुद पर शासन। तो विकल्प आपका सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यदि आपके कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते दोस्तों, आपके कुछ छात्र आपके साथ, जो विद्यालय का परिसर है उस विद्यालय के परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो आप क्या करेंगे,
इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए। अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान कुंड के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। प्रधानाचार्यों को सूचित करना चाहिए, घटना पर ध्यान नहीं देना चाहिए दोस्तों। तो विकल्प बी सही है कि जो आपका चरित्र है दोस्तों तथा आपका जो ज्ञान कुंड है उसके माध्यम से उन बालकों के अंदर जो उन बालकों का व्यवहार है उस व्यवहार के अंदर क्या है दोस्तों, सुधार लाना चाहिए दोस्तों। तो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं दोस्तों। एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो सामाजिक कुरीतियों को दोस्तों दूर करने के लिए एक ही है कि जन जागरूकता चेतना का क्या है दोस्तों, जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे। यानी कि जनता के अंदर जो जन लोग हैं, उस समाज के जो व्यक्ति है उन सभी के अंदर चेतना जगाएंगे कि जो आपके साथ ये सामाजिक कुरीतियां है इनको दोस्तों क्या है, दूर कर दो, इसके ये नुकसान है। यानी कि उनके अंदर जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को किस विषय का चयन करना चाहिए दोस्तों। विषय की उपयोगिता के आधार पर, अभिभावकों की इच्छा अनुसार, शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार, उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार दोस्तों विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए दोस्तों। एक विद्यार्थी को दोस्तों विषय का चयन दोस्तों जब आप कक्षा 10 के अंदर पास की, कक्षा 10 उसके बाद दोस्तों कब आए, कक्षा 11th में आए। कक्षा 10 पास की, कक्षा 11th के अंदर आए, कक्षा 11वीं के अंदर आए, तब आपने दोस्तों विषय का चयन किया था कि आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या साइंस ले। आपने सोचा कि हमें तो आर्ट्स लेनी है, तो आर्ट्स के अंदर भी अनेक विषय थे, तो उनमें से 3 विषय आपको चॉइस करनी थी दोस्तों। 3 विषय को आपको पसंद करना था या 3 विषयों को चुनना था दोस्तों। तो आपने आर्ट्स के अंदर दोस्तों सोचा कि भूगोल ले, भूगोल हमें अच्छे आते हैं। दूसरी विषय इतिहास ले, इतिहास हमें अच्छा आता है। तीसरी विषय दोस्तों हम ले अन्य विषय ले ले, हिंदी ले ले, हिंदी के अंदर हमारी रुचि है। नहीं, हिंदी ना ले, हिंदी के अंदर रुचि नहीं है तो राजनीति ले, राजनीति के अंदर रुचि नहीं है तो और अन्य विषय ले, अर्थशास्त्र ले। ऐसे मतलब 3 विषय लेनी थी और उन 3 विषयों के अंदर आपकी जो रुचि थी दोस्तों, जो आपके पास ज्ञान था, उस ज्ञान और उस रुचि के अनुसार आपने विषय का चयन किया। यानी कि आपकी जो क्षमता थी उस क्षमता व रुचि के अनुसार आपने विषय का चयन किया था। तो आपका जो विकल्प डी है वो सही है कि विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए उनकी क्षमता व रुचि के अनुसार दोस्तों। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि आप शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे दोस्तों। जो आप शिक्षण कौशल की प्रगति है दोस्तों, इसके लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। उच्च गुणवत्ता का कक्षा शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य में पलायन दोस्तों। तो विकल्प ए इसका सही है कि शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करने के लिए उच्च गुणवत्ता का कक्षा शिक्षण कार्य करवाएंगे दोस्तों। तो विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण है दोस्तों। जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है उसका श्रेष्ठ लक्षण है दोस्तों। तो उसका दोस्तों जो श्रेष्ठ लक्षण है वो कौन सा है? क्रोधपूर्ण व्यवहार, संयमपूर्ण व्यवहार, संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यवहार, तटस्थ व्यवहार दोस्तों। तो जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है उसका श्रेष्ठ लक्षण है दोस्तों कि संयमपूर्ण व्यवहार, यानी कि वो संयम के साथ रहता है, किसी भी चीज के अंदर दोस्तों जल्दबाजी नहीं करता है, निर्णय लेने के अंदर जल्दबाजी नहीं करता है। किसी ने कोई 2 गलत बात कह दी है तो उसके ऊपर क्रोध नहीं करता दोस्तों। वो क्या है, संयम बनाए रखता है और संयम
बनाए रखने के कारण सोच समझ कर दोस्तों क्या है, व्यवहार करता है। तो विकल्प आपका बी सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न यह है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण से दोस्तों, शिक्षकों के प्रशिक्षण से दोस्तों, प्रशिक्षण का अर्थ होता है कि जो शिक्षण दिया जाता है दोस्तों, जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है, वो किस प्रकार से बालकों को पढ़ाना है, उससे पहले शिक्षक को क्या है, एक प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको बालक को इस प्रकार से पढ़ाना है और बालक के हाव भाव देखने हैं कि यदि आप जो पढ़ा रहा है, जो आप पढ़ा रहे हैं, वो बालक को समझ में आ रहा है या नहीं, ये आपके बालक का जो चेहरा है वो भी बता देगा। यदि आपकी नजर रहेगी सही तो आप बालक के मन को पढ़ पाओगे। तो क्या है, एक शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों, एक शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण देने से क्या फायदा है दोस्तों, ये बताना है। उनका विषय ज्ञान बढ़ता है, उन्हें नियुक्ति प्राप्त होती है, उनका शिक्षण ढंग सुधरता है, उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ती है दोस्तों। तो एक शिक्षक को प्रशिक्षण देने से उनका जो शिक्षण ढंग है दोस्तों वो सुधरता है दोस्तों। अब प्रशिक्षण की बात करूं दोस्तों, तो प्रशिक्षण दो प्रकार का होता है शिक्षक के लिए दोस्तों। एक तो प्रशिक्षण दोस्तों आपको मिलेगा जो बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेगा इस एग्जाम के अंदर दोस्तों, तो आप 2 साल की क्या करोगे, एसटीसी करोगे। 2 साल की दोस्तों बीएसटीसी या फिर डीएलएड, इसका नाम वर्तमान में दोस्तों डीएलएड है, पुराना नाम बीएसटीसी है। तो आप डीएलएड करोगे, तो इस डीएलएड के अंदर दोस्तों ये 2 साल का है। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या है, प्रशिक्षण देंगे 2 साल के अंदर। क्या देंगे दोस्तों, प्रशिक्षण देंगे कि विद्यालय के अंदर ऐसा रहना है, इस प्रकार से पढ़ाना है, बालक के साथ ये व्यवहार करना है। यदि बालक आपके साथ ये व्यवहार करे तो समझना कि बालक के साथ कोई समस्या है या फिर कोई दिक्कत है। बालक आपके साथ जो व्यवहार करता है उसको समझना है। तो उसके अंदर दोस्तों क्या आपको प्रशिक्षण दिया जाता है 2 साल का। उसके बाद दोस्तों 2 साल के प्रशिक्षण के अंदर आपको विद्यालय के अंदर भी भेजा जाता है। विद्यालय के अंदर भेजने से आपको पता चलता है कि बालक के साथ हम कैसे जुड़ पाते हैं और किस प्रकार से जुड़ना होता है दोस्तों, और साथ ही साथ अन्य शिक्षकों से भी कैसे जुड़ना है दोस्तों। ये तो हुआ आपका डीएलएड का प्रशिक्षण। इसके बाद आप विद्यालय के अंदर नियुक्ति ले लेते हो दोस्तों, रीट के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद दोस्तों आप जो विद्यालय के अंदर प्रवेश नियुक्ति ले लेते हो, तो इस विद्यालय के अंदर नियुक्ति के बाद भी आपको प्रशिक्षण मिलता है। और वो प्रशिक्षण दोस्तों आपको क्या मिलता है, विषय वस्तु को लेकर मिलता है। विषय वस्तु को लेकर जो मिलता है दोस्तों, इस विषय वस्तु के साथ आपको बताया जाता है कि बालक को किस प्रकार से शिक्षण करवाना है, उसके बारे में बताया जाता है। कोई नया पाठ जुड़ता है तो उसके लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कि इस पाठ को बालक को आपको इस प्रकार से पढ़ाओगे, तो इस प्रकार से बालक को एक शिक्षण करवाओगे कक्षा के अंदर, तो क्या है, बालक को जल्दी समझ में आएगा। तो इसलिए क्या है, जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षण करवाने से उनका जो शिक्षण ढंग है वो सुधरता है। विकल्प सी सही है कि किसी पैसे में सफल होने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता होती है दोस्तों। कोई पैसा या कोई व्यवसाय है दोस्तों, उस व्यवसाय के अंदर सफल होने के लिए दोस्तों क्या आवश्यक है यह बताना है। किसी पैसे के अंदर दोस्तों, ये जैसे देखना, ये पैसे है, पैसे का अर्थ होता है दोस्तों व्यवसाय, व्यवसाय होता है। क्या अर्थ होता है दोस्तों, व्यवसाय। किसी पैसे या व्यवसाय में सफल होने के लिए दोस्तों व्यक्ति को आवश्यकता होती है प्रेरणा की, निष्कपटता की एवं धैर्यशीलता की दोस्तों। तो इस व्यवसाय के अंदर यदि आपको आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है दोस्तों, यदि आप शिक्षक भी बनना चाहते हो तो भी वो एक पैसा है कि आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हो दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप में क्या होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। प्रेरणा, जब ये प्रेरणा होगी आपके अंदर दोस्तों, तो इसके साथ ही साथ आपके अंदर निष्कपटता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, निष्कपटता होनी चाहिए। क्योंकि आपके अंदर जब तक निष्कपटता होगी तब तक आप किसी दूसरे का भी सहयोग कर पाओगे और उससे भी सहयोग ले पाओगे दोस्तों। तीसरी बात है कि आपके अंदर क्या है, धैर्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, धैर्य होना चाहिए। यदि आप में धैर्य है तो आप पहली बार असफल हो जाते हो फिर भी प्रयास करते रहते हो, अन्यथा दोस्तों पहली बार असफल होने के बाद आप उस कार्य को छोड़ देते हो। तो क्या है,
प्रेरणा होनी चाहिए। दूसरी बात कहूं तो दोस्तों निष्कपटता होनी चाहिए एवं धैर्यशीलता होनी चाहिए। तो विकल्प ए आपका सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जो वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों। तो वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य देखते हैं विकल्प के अंदर, परमार्थ एवं मोक्ष की प्राप्ति, व्यवसायिक कौशलों की प्राप्ति, जागृति उत्पन्न करने का साधन, व्यक्तित्व निर्माण का साधन। तो क्या है दोस्तों, विकल्प डी है। जो वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है वो है व्यक्तित्व निर्माण का साधन। दोस्तों व्यक्तित्व का अर्थ बता दूं दोस्तों, व्यक्तित्व का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति विशेष का विशेष गुण, यानी कि कोई व्यक्ति है दोस्तों, किसी व्यक्ति का विशेष गुण होता है, किसी व्यक्ति का क्या है दोस्तों, विशेष गुण होता है, और वो विशेष गुण ही उसका क्या है दोस्तों, व्यक्तित्व है। विशेष गुण ही क्या है दोस्तों, वो व्यक्तित्व है। जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का अलग विशेष गुण है, हमारे महात्मा गांधी का अलग विशेष गुण है, यानी कि जो अलग अलग महान पुरुष हुए दोस्तों, उन महान पुरुषों का कोई ना कोई विशेष गुण रहा है, और उसी विशेष गुण को हम उनका व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उनका व्यक्तित्व कहते हैं। तो व्यक्तित्व निर्माण का साधन है वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य, विकल्प डी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का उपयुक्त साधन है दोस्तों। समाज के अंदर व्याप्त बुराइयां हैं, उनका अध्ययन करने का दोस्तों एक साधन है, वो है समाज का सर्वेक्षण करना। क्या करना दोस्तों, समाज का सर्वेक्षण करना, समाज का सर्वेक्षण करना। ठीक है दोस्तों, समाज का सर्वेक्षण करना, और सर्वेक्षण का अर्थ होता है समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं उन बुराइयों के प्रति जांच पड़ताल करना। क्या करना दोस्तों, छानबीन करना। ठीक है, तो विकल्प आपका दोस्तों सी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद है दोस्तों। आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद है ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त करना। दोस्तों ट्यूशन द्वारा अधिक धन तो आप दोस्तों बिना शिक्षक बने भी कर सकते हो। क्या है दोस्तों, आपने जैसे एमए कर ली, एमएससी कर ली साइंस के अंदर, एमए कर ली किसी विषय के अंदर दोस्तों लेकर, तो आप वैसे भी ट्यूशन खोल सकते हो और वैसे भी धन कमा सकते हो। उसमें आपको शिक्षक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीविकोपार्जन हेतु, समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना। दोस्तों तो आपका जो अध्यापक बनने का, जो अध्यापक बनने के पीछे जो प्रमुख या मुख्य मकसद था, वो मकसद है दोस्तों क्या है, समाज में अच्छे नागरिक पैदा करना। क्या करना दोस्तों, समाज के अंदर अच्छे नागरिक पैदा करना। अच्छे नागरिक क्या है दोस्तों, पैदा करना, अच्छे नागरिक पैदा करना। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य मकसद है। तो विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई बालक कक्षा से नित्य का अर्थ है कि रोज भाग जाता है तो आप क्या करेंगे, उसे विद्यालय से निकाल देंगे, उस पर 100 रुपए का दंड लगाएंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, उसके पिता को बुलाकर सही स्थिति की जानकारी करेंगे। दोस्तों तो कोई बालक रोजाना आपकी कक्षा से भाग जाता है तो वो भागने का कारण है दोस्तों, वो कारण का पता करना। क्या करना दोस्तों, कारण का पता करना कि बालक किस कारण से रोजाना आपकी क्लास से लगातार भाग रहा है, वो क्या कारण है और क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा कारण है जिस कारण से बालक भाग रहा है, तो उसका पता करना। तो कारण जानने का प्रयास करेंगे, विकल्प सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं अवधारणाओं की दोस्तों डैश 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 और डैश डैश के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। दोस्तों तो छात्रों को जो भी महत्वपूर्ण तथ्य या ज्ञान दिया गया है दोस्तों, बालकों को पढ़ाया गया है, उसके दोस्तों क्या है, एक तो ज्ञान और अवधारणा की क्या करेंगे दोस्तों, ज्ञान और अवधारणा के, छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अवधारणाओं की समझ और ज्ञान के औपचारिक मूल्यांकन, ज्ञान और अवधारणा के औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है दोस्तों। तो विकल्प बी देखिए दोस्तों, समझ और ज्ञान, यानी कि जो छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं अवधारणा है दोस्तों, उस अवधारणा के प्रति जो तथ्य दिए गए बालकों को, तो उसके अंदर बालकों को कितना समझ में आया है और क्या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए क्या है, औपचारिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है
कि आप कक्षा के मॉनिटर किस छात्र को बनाना पसंद करेंगे दोस्तों? तो होशियार व बुद्धिमान को, होशियार व हष्टपुष्ट को, प्रधानाध्यापक के पुत्र को, सर्वाधिक उद्दंडी को। तो सर्वाधिक उद्दंडी को नहीं बनाएंगे, उद्दंडी को नहीं बनाएंगे, प्रधानाध्यापक के पुत्र को भी नहीं बनाएंगे, होशियार है लेकिन हृष्ट पुष्ट है उसको भी नहीं दोस्तों। कक्षा का मॉनिटर होशियार व बुद्धिमान बालक को बनाएंगे। विकल्प ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है दोस्तों? जो एक नेता है उस नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? मनोविज्ञान, सम्मोहन शक्ति, राजनीति, प्रभावी व्यक्तित्व दोस्तों। तो नेता के लिए दोस्तों जो ज्ञान महत्वपूर्ण है वो है मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों एक नेता से भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के दोस्तों मानव मिलने आते हैं, पुरुष या व्यक्ति मिलने आते हैं दोस्तों। तो उन व्यक्तियों का दोस्तों चेहरा व्यवहार देखकर एक नेता को पता चल जाना चाहिए कि ये मेरे पास किस लिए आया और किस काम से आया है, किस उद्देश्य से आया है। तो व्यक्ति का चेहरा भांपने से दोस्तों जो समझ आती है वो समझ मनोविज्ञान से आती है। उनके व्यवहार को समझना मनोविज्ञान का काम है दोस्तों। ठीक है, तो विकल्प ए सही है कि शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं दोस्तों? जो एक शिक्षक का एक गुण है ऐसा कौन सा गुण है जिसके लिए छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शारीरिक सौंदर्य की, मित्रतापूर्ण व्यवहार की, प्रभावी शिक्षण की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो छात्र है सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं वो है गुण प्रभावी शिक्षण का। जिस तरीके से वो पढ़ाता है और जो पढ़ाने का तरीका है प्रभावी है दोस्तों, उसकी प्रशंसा करते हैं। अगला प्रश्न है कि नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें क्या हो दोस्तों? उच्च आदर्श हो, प्रतिष्ठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो, क्रूरता हो दोस्तों। तो क्या हो? नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें क्या हो दोस्तों? उच्च आदर्श हो। क्या हो दोस्तों? उच्च आदर्श हो। विकल्प ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि आपके विद्यालय के अधिसंख्यक शिक्षक आपको विद्यालय का शिक्षक सचिव बनाना चाहते हैं, आपको अपने पर अधिक विश्वास नहीं है, आप इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देंगे दोस्तों? उन्हें रुखाई से बोलेंगे कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें बता दे इस काम के लिए आप योग्य व्यक्ति नहीं हैं, चुनौती स्वीकार कर सभी मामलों में उनके सहयोग की कामना करेंगे, अपने स्थान पर किसी अन्य शिक्षक का नाम सुझाएंगे दोस्तों। तो विकल्प सी है कि चुनौती स्वीकार करनी है। आपके विद्यालय के अंदर आपको शिक्षक सचिव बनाया जाता है और उस सचिव बनने के लिए दोस्तों क्या है? आपको विश्वास नहीं है। तो इस प्रस्ताव पर दोस्तों आपको क्या करना है कि इस प्रस्ताव को चुनौतीपूर्ण स्वीकार कर लेना चाहिए और सभी मामलों के अंदर जो अन्य शिक्षक है उनसे क्या है दोस्तों? सहयोग की कामना करना। ठीक है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह, छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए शिक्षक का कर्तव्य है कि वह उन्हें पुरस्कृत करे। क्या करे दोस्तों? उन्हें पुरस्कृत करे। विकल्प ए सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि शिक्षक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो उसे चाहिए कि, शिक्षक दोस्तों क्या है? छात्र का उत्तर देने में असमर्थ है, छात्र ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देने में असमर्थ है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कहे कि प्रश्न ही गलत है, जानकारी प्राप्त करके बताया जाएगा, कक्षा से ही उत्तर निकलवाने का प्रयास करेंगे, छात्र को गृह कार्य के लिए देंगे दोस्तों। तो यदि शिक्षक असमर्थ है तो इसका जवाब भी होगा कि जानकारी प्राप्त करके ही इसका उत्तर बताया जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शिक्षक हेतु अत्यंत उपयोगी है दोस्तों। छात्रों से विचार विमर्श, प्रधानाध्यापक से नियम पूछें, सभी शिक्षकों से बातचीत करें, कैंटीन में चाय पीना दोस्तों। तो एक शिक्षक के लिए जो अत्यंत उपयोगी है दोस्तों वो है कि सभी शिक्षकों से बातचीत करें, सभी शिक्षकों से दोस्तों व्यवहार जाने, साथ ही साथ बालकों का व्यवहार जाना दोस्तों शिक्षकों से बातचीत करके। आप यदि आपके अलावा जितने भी शिक्षक हैं विद्यालय के अंदर उनसे बातचीत करेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो विद्यालय के अंदर बालक है उनके व्यवहार के बारे में आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो सी सही है। अगला प्रश्न है कि यदि आप बच्चों की योग्यता को निखारना चाहते हैं तब निम्नलिखित में से आप किस से अनुमोदित करेंगे दोस्तों? विषय में रुचि पैदा करना, अनुभव के ढांचे को विकसित करना, इंद्रियों को तेज करना, मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करना दोस्तों। बच्चों की क्या है योग्यताओं को आप निखारना चाहते हैं तो उसके लिए बालक की जो मानसिक क्षमता है दोस्तों उनको क्या है
प्रशिक्षित करना है। ठीक है दोस्तों, प्रशिक्षित यानी कि उन्हें क्या है दोस्तों, ट्रेंड करना है, ट्रेनिंग देनी है। क्या करना दोस्तों, ट्रेंड करना है, या फिर उनको क्या है दोस्तों, ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि बच्चों को दंडित करने का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, आपकी कक्षा के अंदर जो बालक है उस बालक को आप दंड देना चाहते हो, लेकिन दंड देने के लिए जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, अपना प्रभुत्व स्थापित करना, दूसरों को इस कार्य को करने से रोकना, दोषी छात्र को सुधारना, जो गलती हुई है उसका प्रतिकार करना। तो इसका उत्तर सी है, दोषी छात्र को सुधारने के लिए बालक को दंड देना चाहिए। ठीक है, बच्चों को दंडित करने का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, वो है कि दोषी छात्र को क्या है दोस्तों, सुधारना। अगला प्रश्न हमारा कि छात्रों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक की जो प्रमुख भूमिका है उसे इस तरह समझा जा सकता है। जो छात्र है दोस्तों, उस छात्र को आप शिक्षित करना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाकर उसको क्या है दोस्तों, शिक्षा देकर शिक्षित करना चाहते हो दोस्तों। तो उसके लिए जो आपकी प्रमुख भूमिका है शिक्षक के रूप में, उसे आप किस तरह समझ सकते हो। छात्रों के समक्ष एक अच्छा उदाहरण रखा जाए जिसका वे अनुकरण करें। प्रभावी शिक्षण पद्धति द्वारा विकसित करने में छात्रों की सहायता की जाए। दोस्तों, जो प्रभावी शिक्षण पद्धति है उसको विकसित करने में छात्रों की क्या है दोस्तों, सहायता की जाए। ठीक है, विकल्प बी सही है आपका। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें, जो छात्र है वो कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे दोस्तों, कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, कक्षा के अंदर प्रश्न करते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि बालक आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप उसका उत्तर दोगे, और जो बालक के मन के अंदर जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा शांत होगी। साथ ही साथ दोस्तों, बालक यदि आपको प्रश्न पूछेगा तो आप भी घर पर क्या है दोस्तों, तैयारी करके जाओगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बालक ने जो प्रश्न पूछा और उसका उत्तर आपको नहीं आता है। तो इसलिए क्या है दोस्तों, आप भी तैयारी करके जाओगे, और बालक को, जो कक्षा के अंदर छात्र हैं, उन छात्रों को आप क्या है दोस्तों, ज्यादा पढ़ाओगे और अच्छा पढ़ाओगे, ताकि बालक को क्या है, ज्यादा समझ में आए, और बालक कुछ ऐसा प्रश्न पूछे जिससे आपको भी क्या है दोस्तों, एहसास हो कि आपने जो पढ़ाया सही पढ़ाया है और सही मायने में पढ़ाया है, वो बालकों तक बात पहुंची है जो आप पहुंचाना चाहते थे, और उससे क्या है, बालक ने प्रश्न पूछा है तो आप फिर उसका उत्तर भी दे पाओगे दोस्तों। तो विकल्प क्या है, ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा उदाहरण देने का कारण है। दोस्तों, पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा उदाहरण देने का कारण है दोस्तों, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न, तो इनके मध्य मैं कोई उदाहरण देता हूं पढ़ाते समय दोस्तों, तो उसका कारण क्या है वो बताना है। पाठ को लंबे समय तक खींचा जा सके, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, पाठ की व्याख्या करने के लिए, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए दोस्तों। तो पढ़ाते समय जो शिक्षक उदाहरण देता है दोस्तों, वो उदाहरण देने का कारण यह है कि जो पाठ की व्याख्या है वो सही तरीके से हो और बालक को क्या है दोस्तों, समझ में आ जाए। तो पाठ की व्याख्या करने के लिए शिक्षक उदाहरण देते हैं दोस्तों। तो विकल्प सी सही है। अगला हमारा जो प्रश्न है कि आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है दोस्तों, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करना, अच्छे नागरिक तैयार करना, ज्ञान प्रदान करना, समाज सुधार करना। तो दोस्तों, जो आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है वो उद्देश्य है व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करना। क्या करना दोस्तों, व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करना। विकल्प ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तकनीक के विकास के साथ दोस्तों, वर्तमान में तकनीकी विकास बहुत जोर शोरों से चल रहा है दोस्तों। इसी तकनीक के कारण दोस्तों मैं आज आपको यहां से पढ़ा रहा हूं और आप आपके घर पे बैठकर मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो ये भी एक तकनीक का साधन है दोस्तों। तकनीक के माध्यम से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं और आप पढ़ पा रहे हो दोस्तों। तो तकनीक के विकास के साथ भविष्य में यानी कि आने वाले समय में शिक्षक की भूमिका होगी। तो दोस्तों, जो शिक्षक की भूमिका आने वाले समय में जो तकनीकी विकास है, उस समय में दोस्तों जो शिक्षक की भूमिका होगी वो सिर्फ मार्गदर्शन की रह जाएगी। किसकी रह जाएगी दोस्तों, मार्गदर्शन की भूमिका रह जाएगी। तकनीकी के माध्यम से बालक पढ़ पाएंगे,
लेकिन बालकों को क्या है, मार्गदर्शन के लिए जरूरत पड़ेगी, और वो जरूरत क्या है दोस्तों, शिक्षक पूरी करेगा। कौन करेगा दोस्तों, इस जरूरत को शिक्षक पूरी करेगा, मार्गदर्शन की। तो हमारा जो उत्तर है दोस्तों, वो उत्तर विकल्प अनुसार देखते हैं। पढ़ाते समय इंटरनेट का प्रयोग करना, अच्छी पाठ्य पुस्तक को विकसित करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, सूचना प्रदान करना। तो विकल्प सी सही है कि छात्रों का क्या है दोस्तों, मार्गदर्शन करना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो CCE है, वो संकेत करता है कि जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है वो क्या है दोस्तों। तो बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों। छात्रों के केवल शैक्षिक पहलू को सम्मिलित करता नहीं, छात्रों के केवल शैक्षिक पहलू को सम्मिलित नहीं करता दोस्तों, छात्रों के सभी जो विद्यालय गतिविधियां है संबंधित, उन सभी को क्या सम्मिलित करता है। छात्रों के व्यक्तिगत विकास को सम्मिलित करता है, छात्रों की सामाजिक अनुकूलन क्षमता को सम्मिलित करता है। तो इसका उत्तर ए है दोस्तों, सतत और व्यापक। सतत का अर्थ होता है दोस्तों लगातार, और व्यापक का अर्थ होता है कि बड़े स्तर पर जो मूल्यांकन है वो संकेत करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन दोस्तों, बालक की जितनी भी गतिविधियां है उन गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। उसके अंदर शैक्षिक मूल्यांकन होता है, उसका व्यवहार का मूल्यांकन होता है दोस्तों, उसके हाव भाव, उसके बोल चाल के सभी का जो मूल्यांकन है वो एक बालक का होता है। तो विकल्प ए सही है कि बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलू को क्या दोस्तों, सम्मिलित करता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जब एक शिक्षक अपने या अपनी विद्यार्थियों से संवाद करे तब वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं आपसे कोई संवाद करता हूं दोस्तों, जब एक शिक्षक अपने या अपनी विद्यार्थियों से संवाद करे तब महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यानी मैं आपको सिंपल भाषा में इस प्रश्न को समझाऊं तो मैं आपसे कोई संवाद करूं, यानी कि किसी बातचीत को किसी टॉपिक को लेकर दोस्तों क्या है, बातचीत करूं। बातचीत करना ही संवाद है दोस्तों। तो इस संवाद का जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो क्या है, संवाद करे तब वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है दोस्तों समानुभूति। क्या है दोस्तों, समानुभूति। यानी कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही आप सोचे, और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही मैं सोचूं, तभी हमारा जो संवाद है वो क्या होगा दोस्तों, वो संवाद महत्वपूर्ण होगा, वो संवाद पूरा होगा दोस्तों। और उस संवाद के लिए समानुभूति है, और समानुभूति का अर्थ होता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही मैं सोचूं, और जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही आप सोचो, तभी हमारा जो संवाद है वो पूरा हो पाएगा। तो विकल्प डी आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कक्षा में संवाद होना चाहिए दोस्तों। जो कक्षा के अंदर संवाद है किसी टॉपिक को लेकर दोस्तों, किसी टॉपिक को लेकर जो चर्चा है वो चर्चा दोस्तों एक बालक केंद्रित होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, बालक केंद्रित, यानी कि छात्र केंद्रित होनी चाहिए। इसका उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प बी, छात्र केंद्रित है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जीवन कौशल लोगों का देश 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 और देश देश व्यवहार को विकसित करने में सहायक होता है दोस्तों। तो जीवन कौशल लोगों का है वो एक तो अनुकूल्य और सकारात्मक व्यवहार को दोस्तों क्या है, अनुकूल्य और सकारात्मक व्यवहार को विकसित करने में सहायक होता है। तो दोस्तों विकल्प डी आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि सुआयोजित प्रश्नोत्तरी आपके छात्रों को क्या कर सकती है दोस्तों, सुआयोजित, यानी कि हम पहले ही कह दे कि आने वाले सोमवार को दोस्तों आपको टेस्ट लेंगे, तो क्या है, सोमवार को टेस्ट लेंगे, और कौन से पाठ का टेस्ट लेंगे वो भी बता दे, तो एक सुआयोजित प्रश्नोत्तरी हो गई। आपको कह दे कि आने वाले सोमवार को हम पाठ 2 का दोस्तों जो राजस्थान का एकीकरण है मान ले, तो उसका क्या है दोस्तों टेस्ट लेंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे। तो क्या है, ये प्रश्नोत्तरी क्या हो गई, सुआयोजित, क्योंकि आपको पता चल गया कि सोमवार को हमें ये पाठ याद करके जाना ही जाना है, क्योंकि हमारा शायद उस दिन इस पाठ का जो राजस्थान का एकीकरण है इसका टेस्ट भी हो सकता है, या फिर सर हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। टेस्ट ले तो भी हम उत्तर दे, और प्रश्न पूछे तो भी हम उत्तर दे सके। तो क्या है दोस्तों, यह बालकों के अंदर उत्साहित करती है, बालकों को क्या करती है दोस्तों, उत्साहित करती है, बालकों के अंदर एक उत्साह देती है। ठीक है, विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि सतत और संचय मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों, जो सतत और संचय, संचय यानी कि दोस्तों कम रूप में इकट्ठी की हुई है, सतत यानी लगातार और कम रूप में या इकट्ठा किया हुआ मूल्यांकन है दोस्तों। संचय मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य है दोस्तों तनाव और चिंता को कम करना दोस्तों। सतत और संचय का मूल्यांकन दोस्तों, आप प्रश्न समझना, आपको कोई पाठ पढ़ाया जाता है दोस्तों, पाठ पढ़ाया गया है, जब आधा पाठ पूरा हुआ तो आपसे क्या किया दोस्तों, टेस्ट ले लिया। तो क्या हुआ दोस्तों, कम पढ़ाया लेकिन टेस्ट ले लिया। फिर पूरा पाठ हुआ, फिर टेस्ट ले लिया। जब दूसरा पाठ पढ़ाया, आधा पढ़ाया, फिर टेस्ट ले लिया। जब दूसरा पाठ पढ़ाया, टेस्ट लिया। फिर पहला और दूसरे पाठ दोनों का टेस्ट ले लिया। तो यानी कि जितना पढ़ा रहे हो, जितना कम पढ़ा रहे हो, और जितना कम पढ़ा रहे हो उसका क्या दोस्तों, लगातार संचय यानी कि संचित रूप में जो इकट्ठा, जितना आपके पास ज्ञान इकट्ठा हुआ है दोस्तों, उसका क्या है, आप मूल्यांकन कर रहे हो दोस्तों। तो जो मूल्यांकन कर रहे हो उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि आपके अंदर जो दोस्तों तनाव है और जो चिंता है वो कम करेगी, क्योंकि आपके अंदर तनाव है कि हम कब याद करेंगे, पूरी की पूरी किताब 500 पेज की है, 15 पाठ है। तो क्या है दोस्तों, समय समय पर आवश्यकता अनुसार टेस्ट होते रहेंगे, छोटे छोटे रूप में, खंडों में दोस्तों। तो क्या है, आपका तनाव भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप खंडों में याद करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और जो आपकी चिंता है कि कितने दिन लगेंगे, वो भी आपको दोस्तों क्या है, चिंता दूर हो जाएगी। तो विकल्प सी सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्यार्थियों में आरंभिक अवस्था से ही सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए उन्हें सिखाना होगा कि वे पौधों और पालतू पशुओं की देखभाल करें, बुजुर्गों के प्रति दयाभाव रखें, अपने आसपास में स्वच्छता बनाए रखें, गमले में लगे पौधों की क्या दोस्तों देखभाल करें। तो विकल्प आपका ए सही है कि विद्यार्थियों में आरंभिक अवस्था के अंदर, आरंभिक अवस्था यानी कि जो विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है दोस्तों, उस समय बालकों में यदि आप सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करना चाहते हो दोस्तों, तो उन्हें सिखाना होगा कि पौधों और पालतू पशुओं की क्या दोस्तों देखभाल करें। अगला और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शिक्षक को दोस्तों, जो सामाजिक संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर शिक्षक को बोलते समय दोस्तों एक तो आत्मविश्वासी होना चाहिए, और साथ ही साथ उन मुद्दों पर क्या दोस्तों वो सक्षम होना चाहिए कि जो वो बात कहे वो सही हो, और उसके बाद का जो कहने का ढंग है वो प्रभावी हो, और उसके कहने का जो प्रभाव है वो क्या है दोस्तों, उन व्यक्तियों पर पड़े जो आपकी बात सुन रहा है। तो सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शिक्षकों को आत्मविश्वासी और दोस्तों क्या है, सक्षम होना चाहिए। आप विकल्प देखिए दोस्तों, आत्मविश्वासी और विश्वासप्रद, आत्मविश्वासी और मिलनसार, आत्मविश्वासी और सक्षम, सक्षम और शर्मिला दोस्तों। तो विकल्प आपका सी सही है कि आत्मविश्वासी और सक्षम दोस्तों। तो हमारी जो आज की क्लास है दोस्तों वो समाप्त हुई 50 प्रश्नों को लेकर दोस्तों। तो बीएसटीसी 2019 का शिक्षण अभिरुचि का पेपर पूरा किया दोस्तों हमने सोल्व। हमने आपको दोस्तों व्याख्या सहित पढ़ाया है। क्लास आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को लाइक कर दें, क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कान्हा एजुकेशन से जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं कान्हा एजुकेशन से टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों कान्हा एजुकेशन से यदि इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसकी लिंक भी दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, कान्हा एजुकेशन। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर जाकर कान्हा एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपको वहां पर हमारा जो बनाया गया पेज है दोस्तों, जो आईडी है कान्हा एजुकेशन की, वो मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद करता हूं आपको दोस्तों कि आपने समय दिया हमें, धन्यवाद उसके लिए दोस्तों।